आइए बात करते हैं चैप्टर 1 मास्टर योर इमोशनल सेल्फ की। इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान का इमोशनल साइड कैसे उसकी सोच, फैसलों और पूरे जीवन की दिशा को कंट्रोल करता है और क्यों अपने इमोशंस को समझना और संभालना सबसे पहली और सबसे ज़रूरी स्किल मानी जाती है। ये चैप्टर इस बात से शुरू होता है कि ज़्यादातर लोग खुद को बहुत रैशनल समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनके फैसले सोच समझ कर लिए जाते हैं और वे हालात को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान के ज़्यादातर फैसले इमोशन से चलते हैं, ना कि साफ सोच से। गुस्सा, डर, लालच, असुरक्षा, जलन और घमंड जैसी भावनाएं बिना बताए दिमाग के अंदर काम करती रहती हैं और इंसान को ये एहसास भी नहीं होता कि वही भावनाएं उसकी सोच को मोड़ रही हैं। इस चैप्टर का मुख्य आइडिया ये है कि इंसान के अंदर दो तरह की सोच चलती रहती है, एक इमोशनल सेल्फ और दूसरी रैशनल सेल्फ। इमोशनल सेल्फ बहुत तेज, रिएक्टिव और तुरंत जवाब देने वाला होता है। जैसे ही कोई बात दिल को लगती है, ये सेल्फ तुरंत रिएक्शन देता है। वहीं रैशनल सेल्फ धीरे सोचता है, हालात को समझता है और लंबे समय के असर को देखता है। प्रॉब्लम तब होती है जब इमोशनल सेल्फ ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और रैशनल सेल्फ को दबा देता है। चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि इमोशंस अपने आप में बुरे नहीं होते। इमोशंस इंसान की नेचर का हिस्सा हैं और हज़ारों सालों से सर्वाइवल के लिए ज़रूरी रहे हैं। लेकिन आज की दुनिया में वही इमोशंस अगर बिना समझे काम करने लगें तो नुकसान करने लगते हैं। इमोशन इंसान को ये देखने नहीं देते कि असल में हो क्या रहा है। इंसान वही देखता है जो वो देखना चाहता है, वही मानता है जो उसके अहंकार को अच्छा लगे। एक बहुत अहम बात यह बताई गई है कि इमोशंस अक्सर पुराने अनुभवों से जुड़े होते हैं। कई बार इंसान किसी छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाता है, लेकिन असल वजह वो सामने वाली बात नहीं होती। अंदर कहीं कोई पुराना दर्द, डर या असुरक्षा होती है जो उस पर ट्रिगर हो जाती है। इंसान बाहर वजह ढूंढता है, लेकिन जड़ अंदर होती है। ये चैप्टर ये भी बताता है कि इंसान अक्सर अपने गलत फैसलों की जिम्मेदारी बाहर डाल देता है। जब कुछ गलत होता है तो कहा जाता है कि हालात खराब थे, लोग गलत थे या किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन असल में बहुत बार गलत फैसलों की जड़ इमोशनल सोच होती है। बिना पूरे तथ्य जाने फैसला लेना, जल्दबाजी में भरोसा करना या सिर्फ अपने मन को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढना, ये सब इमोशनल सेल्फ का काम है। यहाँ एक आम गलतफहमी भी क्लियर की गई है। बहुत लोग सोचते हैं कि रैशनल बनने का मतलब है इमोशनलेस हो जाना, लेकिन ये सच नहीं है। रैशनल बनने का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें पहचानना और समझना है। जब इंसान ये जान लेता है कि वो गुस्से में है, डर में है या बहुत ज़्यादा उत्साह में है, तभी वो खुद को रोक सकता है और सही फैसला ले सकता है। चैप्टर में ये भी समझाया गया है कि इमोशंस दिमाग को संकरा कर देते हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा भावनाओं में होता है तो उसे सिर्फ एक ही रास्ता सही लगता है, लेकिन जब दिमाग शांत होता है तो कई ऑप्शंस दिखने लगते हैं। यही फ़र्क होता है इमोशनल और रैशनल सोच में। रियल लाइफ में इसका असर बहुत साफ दिखता है, रिश्तों में, काम में, पैसों के फैसलों में और करियर में। जब इंसान गुस्से में कुछ कह देता है तो बाद में पछतावा होता है। जब डर के कारण कोई मौका छोड़ देता है तो बाद में लगता है कि कोशिश करनी चाहिए थी। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त इमोशनल सेल्फ ने कंट्रोल ले लिया होता है। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि इमोशनल सेल्फ बहुत चालाक होता है। वो हर फैसले के लिए तर्क ढूंढ लेता है ताकि इंसान को लगे कि फैसला बिल्कुल सही था, लेकिन ये तर्क अक्सर आधे सच होते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि इंसान अपने ही दिमाग पर सवाल उठाना सीखे, खुद से पूछे कि क्या ये फैसला शांति से लिया जा रहा है या किसी भावना के असर में। एक और ज़रूरी बात यह है कि रैशनल सोच एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है। कोई भी इंसान जन्म से पूरी तरह रैशनल नहीं होता, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। हर बार जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुकना, यही पहला कदम है। उस रुकने में इंसान को अपनी सोच साफ दिखने लगती है। चैप्टर ये भी समझाता है कि समाज और मीडिया इमोशंस को और ज़्यादा भड़काते हैं। लगातार तुलना, जल्दी रिएक्शन और हर बात पर राय देने की आदत इंसान को और ज़्यादा इमोशनल बना देती है। ऐसे माहौल में रैशनल रहना और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा ज़रूरी भी। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ देता है कि अगर इंसान को अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहिए, बेहतर रिश्ते चाहिए और सही फैसले लेने हैं, तो सबसे पहले उसे अपने इमोशनल सेल्फ को समझना होगा। इमोशन से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचान कर उनके असर को कम करना है। जब इंसान ये सीख लेता है तो उसकी सोच धीरे धीरे साफ होने लगती है और वही साफ सोच उसे बेहतर इंसान और बेहतर निर्णय लेने वाला बनाती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 2
ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान का अपने आप से प्यार कैसे धीरे धीरे दूसरों को समझने की ताकत में बदल सकता है। इसमें यह बताया गया है कि ज़्यादातर समस्याएं बाहर से नहीं बल्कि इंसान के अपने अंदर से शुरू होती हैं, खासकर तब जब वो खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगता है और दूसरों की भावनाओं को समझना भूल जाता है। ये चैप्टर इस बात से शुरू होता है कि हर इंसान के अंदर सेल्फ लव होता है। अपने बारे में सोचना, अपनी ज़रूरतों को समझना और खुद को सुरक्षित महसूस करना बिल्कुल नेचुरल है। समस्या तब शुरू होती है जब ये सेल्फ लव धीरे धीरे सेल्फ सेंटर्डनेस में बदल जाता है। जब इंसान हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखने लगता है, हर बात को अपने ऊपर लेने लगता है और ये मानने लगता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। यहाँ ये साफ किया गया है कि यही स्थिति आगे चलकर नार्सिसिज्म का रूप ले लेती है। चैप्टर ये समझाता है कि नार्सिसिज्म कोई एक जैसी चीज़ नहीं होती, ये एक स्पेक्ट्रम की तरह होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं जो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, हर जगह कंट्रोल चाहते हैं और दूसरों को सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ की तरह देखते हैं। वहीं कुछ लोग सॉफ्ट नार्सिसिस्ट होते हैं जो बाहर से अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हर चीज़ को अपने वैल्यू और पहचान से जोड़कर देखते हैं। ज़्यादातर लोग इसी बीच में होते हैं और उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि वे कब ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हो गए। इस चैप्टर का एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि इंसान ज़्यादातर समय दूसरों को नहीं बल्कि खुद को देख रहा होता है। बातचीत में भी वो सामने वाले को सुनने की जगह ये सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या बोलना है, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मेरी इमेज कैसी बन रही है। यही आदत धीरे धीरे रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। लोग सुने जाने की ज़रूरत महसूस करते हैं और जब उन्हें ये नहीं मिलता तो कनेक्शन कमज़ोर होने लगता है। यहाँ एम्पैथी को एक स्किल की तरह समझाया गया है, ना कि कोई इमोशनल ड्रामा। एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि हर किसी के दर्द में डूब जाना या हर किसी से सहमत हो जाना। एम्पैथी का मतलब है सामने वाले की स्थिति को समझने की कोशिश करना, बिना तुरंत जजमेंट बनाए। ये चैप्टर बताता है कि एम्पैथी तब पैदा होती है जब इंसान अपने अंदर की लगातार चल रही आवाज़ को थोड़ी देर के लिए शांत कर देता है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि अगर इंसान दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचेगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन ये चैप्टर इस सोच को तोड़ता है। यहाँ बताया गया है कि एम्पैथी इंसान को कमज़ोर नहीं बल्कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और समझदार बनाती है। जब इंसान दूसरों की भावनाओं को समझना सीख जाता है तब वो लोगों के बिहेवियर को पर्सनल लेना बंद कर देता है। उसे ये समझ आने लगता है कि सामने वाला जैसा भी बिहेव कर रहा है उसके पीछे उसकी अपनी कहानी, डर और अनुभव हो सकते हैं। चैप्टर ये भी समझाता है कि ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि इंसान हर चीज़ को अपनी ईगो से जोड़ लेता है। किसी की छोटी सी बात भी उसे अटैक लगने लगती है। लेकिन जब इंसान ये समझने लगता है कि हर बात उसके खिलाफ नहीं होती, तब उसका रिएक्शन बदलने लगता है। यही बदलाव रिश्तों को बेहतर बनाता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल। यहाँ ये भी बताया गया है कि एम्पैथी पैदा करने के लिए सबसे पहले खुद की असुरक्षाओं को पहचानना ज़रूरी है। इंसान जितना ज़्यादा इनसिक्योर होता है उतना ही ज़्यादा वो खुद पर फोकस करता है और जितना ज़्यादा वो खुद पर फोकस करता है उतना ही कम वो दूसरों को समझ पाता है। जब इंसान अपने डर, अपनी तुलना करने की आदत और अपनी ज़रूरत को पहचान लेता है तब वो दूसरों को लेकर ज़्यादा खुला हो जाता है। इस चैप्टर में ये भी साफ किया गया है कि एम्पैथी कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। सुनना, सामने वाले के शब्दों के पीछे की भावना को समझना और तुरंत जवाब देने की जगह थोड़ी देर रुकना, ये सब एम्पैथी की आदतें हैं। शुरुआत में ये अजीब लग सकता है लेकिन समय के साथ ये नेचुरल हो जाता है। रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल बहुत सीधा है। ऑफिस में अगर कोई कोलीग चिड़चिड़ा है तो उसे सिर्फ नेगेटिव लेबल देने की जगह ये समझने की कोशिश करना कि वो किस प्रेशर में है। रिश्तों में सामने वाले की बात को पूरा सुनना बिना बीच में काटे और रोज़मर्रा की जिंदगी में ये मानकर चलना कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अंत में ये चैप्टर बहुत शांति से ये बात रखता है कि सेल्फ लव और एम्पैथी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। असली सेल्फ लव वही है जो इंसान को इतना सिक्योर बना दे कि वो दूसरों को भी जगह दे सके। जब इंसान खुद से संतुलित होता है तब वो दूसरों को समझने लगता है और वहीं से बेहतर रिश्ते, बेहतर फैसले और एक ज़्यादा क्लियर लाइफ शुरू होती है। यही इस चैप्टर की असली सीख है। आइए बात करते हैं चैप्टर 3 सी थ्रू पीपल्स मास्क्स की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान अक्सर जैसा दिखता है असल में वैसा होता नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग एक तरह का चेहरा दिखाते हैं लेकिन उनके अंदर की सोच, इरादे और भावनाएं कई बार उससे बिल्कुल अलग होती हैं। ये चैप्टर इसी फ़र्क को पहचानने की समझ देता है
ताकि इंसान दूसरों को सिर्फ उनकी बातों या इमेज से नहीं बल्कि उनके बिहेवियर से समझ सके। इस चैप्टर की शुरुआत इस आइडिया से होती है कि इंसान एक सोशल प्राणी है और सोसाइटी में रहने के लिए उसे किसी न किसी रोल में ढलना पड़ता है। बचपन से ही लोग सीख लेते हैं कि कब क्या दिखाना है और क्या छुपाना है। ऑफिस में इंसान प्रोफेशनल बनता है, दोस्तों के सामने अलग तरह से बात करता है और परिवार में उसका रोल फिर बदल जाता है। ये सब नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान अपनी असली सोच को पूरी तरह मास्क के पीछे छुपा लेता है। यहाँ ये साफ किया जाता है कि ज़्यादातर लोग जानबूझकर धोखा देने के लिए मास्क नहीं पहनते। वे खुद भी कई बार नहीं जानते कि वो अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। इंसान अपनी इनसिक्योरिटीज़, डर, जेलसी और सेल्फिश डिज़ायर्स को सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर के पीछे छुपा लेता है। बाहर से कोई बहुत हम्बल दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो अटेंशन या कंट्रोल चाहता हो सकता है। कोई बहुत कॉन्फिडेंट दिख सकता है, लेकिन अंदर से इनसिक्योरिटी से भरा हो सकता है। इस चैप्टर का मेन आइडिया ये है कि अगर इंसान सिर्फ शब्दों पर भरोसा करेगा तो वो बार बार कंफ्यूज होगा। लोग अक्सर वही बोलते हैं जो उन्हें अच्छा दिखाएं। इसलिए असली समझ वर्ड्स से नहीं बल्कि पैटर्न से आती है। कोई इंसान लंबे समय में कैसे बिहेव करता है, दबाव में कैसे रिएक्ट करता है, पावर मिलने पर कैसे बदलता है, यही उसकी असली पहचान दिखाता है। यहाँ ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस पर बहुत जोर दिया गया है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं कि इंसान जज करे, बल्कि ये कि वो शांति से देखे। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश करता है अच्छा दिखने की, तो वही एफर्ट उसका मास्क बन जाता है। नेचुरल बिहेवियर में कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन फेक बिहेवियर में एफर्ट दिखता है। ये फ़र्क धीरे धीरे समझ में आने लगता है। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि इंटेलिजेंट लोग कभी मैनिपुलेट नहीं होते, लेकिन ये चैप्टर बताता है कि स्मार्ट लोग भी अक्सर चार्म के शिकार हो जाते हैं। जो लोग अच्छी बातें करना जानते हैं, कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और एम्पैथी का प्रदर्शन करते हैं, वे जल्दी ट्रस्ट जीत लेते हैं। लेकिन ट्रस्ट बनाने और ट्रस्टवर्दी होने में फ़र्क होता है। ये फ़र्क इंसान तभी समझ पाता है जब वो इमोशनल होकर नहीं बल्कि न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व करे। इस चैप्टर में ये भी समझाया गया है कि मास्क सबसे ज़्यादा तब गिरता है जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है या उसे मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसे मोमेंट्स में उसकी असली फीलिंग्स बाहर आ जाती हैं। कोई इंसान जो नॉर्मली बहुत पोलाइट रहता है, रिजेक्शन के बाद अचानक रूड हो सकता है। यही मोमेंट्स असली कैरेक्टर की झलक देते हैं। ये भी बताया गया है कि लोग अक्सर अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए स्टोरीज बनाते हैं। जब कोई गलत काम करता है तो वो खुद को विलन की तरह नहीं देखता, वो अपने बिहेवियर के लिए कोई रीज़न बना लेता है। इसलिए सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनकर भरोसा करना डेंजरस हो सकता है। एक्सप्लेनेशन और इंटेंशन अलग चीज़ें होती हैं। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये भी है कि इंसान को खुद के मास्क्स को भी पहचानना चाहिए। हर इंसान कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, कभी स्ट्रांग बनने का मास्क, कभी केयरिंग बनने का मास्क। प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान खुद को भी वही मास्क समझने लगता है। सेल्फ अवेयरनेस यहीं से शुरू होती है कि इंसान ये देख पाए कि वो क्या दिखा रहा है और क्यों दिखा रहा है। रियल लाइफ में इस चैप्टर की लर्निंग बहुत प्रैक्टिकल है। ऑफिस में, दोस्ती में, बिजनेस में और रिलेशनशिप्स में लोग अक्सर पहली इंप्रेशन से प्रभावित हो जाते हैं। ये चैप्टर सिखाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन को फाइनल ट्रूथ ना माना जाए। समय दिया जाए, बिहेवियर देखा जाए और कंसिस्टेंसी पर ध्यान दिया जाए। ये भी समझाया गया है कि सभी मास्क्स बुरे नहीं होते। सोशल लाइफ स्मूथ चलाने के लिए कुछ मास्क ज़रूरी होते हैं, लेकिन जो मास्क मैनिपुलेशन, कंट्रोल या हिडन एजेंडा के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनसे सावधान रहना ज़रूरी है। अवेयरनेस इंसान को पैरानॉइड नहीं बनाती, बल्कि बैलेंस्ड बनाती है। अंत में ये चैप्टर बहुत शांत तरीके से ये बात रखता है कि इंसानों को समझना एक स्किल है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। जब इंसान इमोशन से हटकर ऑब्जर्व करना सीखता है तो वो कम डिसअपॉइंटेड होता है। वो लोगों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता और ना ही जल्दी भरोसा करता है। इस चैप्टर की असली सीख यही है कि इंसान को शब्दों से ज़्यादा बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए। मास्क्स हर जगह हैं, लेकिन जो इंसान पेशेंस और अवेयरनेस के साथ देखता है, वो धीरे धीरे सच को पहचानने लगता है। यही समझ इंसान को गलत रिश्तों, गलत फैसलों और अननेसेसरी इमोशनल नुकसान से बचाती है। आइए बात करते हैं चैप्टर 4, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल्स कैरेक्टर की। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि किसी इंसान का असली कैरेक्टर कैसे पहचाना जा सकता है और क्यों लोग बार बार एक जैसे गलत फैसले और एक जैसा बिहेवियर दोहराते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि शब्दों और इमेज से ज़्यादा इंसान के पैटर्न पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये चैप्टर इस बात पर आधारित है कि इंसान का कैरेक्टर अचानक नहीं बदलता। ज़्यादातर लोग जैसा बिहेवियर बार बार दिखाते हैं, वही उनका असली नेचर होता है। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि किसी की एक गलती बस एक एक्सीडेंट थी या किसी की एक अच्छी बात से उसका पूरा कैरेक्टर अच्छा है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि कैरेक्टर को समझने के लिए हमें लंबे समय के पैटर्न देखने चाहिए,
ना कि किसी एक घटना पर भरोसा करना चाहिए। इस चैप्टर का मुख्य आइडिया कंपल्सिव बिहेवियर है। इसका मतलब ये है कि लोग अक्सर बिना सोचे समझे एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग हर रिश्ते में झगड़ा कर बैठते हैं, कुछ लोग हर मौके पर खुद को विक्टिम दिखाते हैं और कुछ लोग हर बार खुद के फायदे को सबसे ऊपर रखते हैं। ये सब आदतें नहीं होती, बल्कि गहरे बैठे कैरेक्टर पैटर्न होते हैं जो इंसान को बार बार उसी दिशा में धकेलते हैं। ये भी समझाया गया है कि लोग अपने बारे में जो बताते हैं वो ज्यादातर अधूरा या सजाया हुआ सच होता है। इंसान खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, खासकर शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उसका असली नेचर छोटी छोटी हरकतों में सामने आने लगता है, जैसे वादे निभाने का तरीका, स्ट्रेस में रिएक्शन या पावर मिलने पर बिहेवियर। यही चीजें कैरेक्टर की असली ताकत या कमजोरी दिखाती हैं। चैप्टर ये भी बताता है कि कैरेक्टर और इंटेलिजेंस अलग चीजें हैं। कोई इंसान बहुत स्मार्ट हो सकता है, लेकिन उसका कैरेक्टर कमजोर हो सकता है। ऐसा इंसान बातों से इंप्रेस कर सकता है, लेकिन लंबे समय में उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। इसके उलट कोई इंसान बहुत ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन उसका बिहेवियर स्थिर और भरोसेमंद होता है। ऐसे लोग मुश्किल समय में भी अपने पैटर्न से नहीं भटकते। यहाँ कुछ टॉक्सिक कैरेक्टर टाइप्स का जिक्र भी आता है, जैसे वो लोग जो हमेशा खुद को सही साबित करते हैं, गलती कभी स्वीकार नहीं करते या हर समस्या के लिए किसी और को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे लोग बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट लग सकते हैं, लेकिन अंदर से उनका कैरेक्टर कमजोर होता है। उनका बिहेवियर धीरे धीरे रिश्तों, टीम और काम की जगह पर नुकसान करने लगता है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि लोग सोचते हैं कि समय के साथ हर इंसान बदल जाता है। ये चैप्टर साफ करता है कि इंसान की स्किल्स बदल सकती हैं, नॉलेज बढ़ सकता है, लेकिन कैरेक्टर बहुत धीरे बदलता है। जब तक कोई इंसान खुद अपने पैटर्न को पहचान कर उस पर काम न करे, तब तक उसका नेचर वही रहता है। इसलिए किसी के बदलने के वादों पर नहीं, बल्कि उसके लगातार बिहेवियर पर ध्यान देना जरूरी है। रियल लाइफ में इन बातों का इस्तेमाल बहुत प्रैक्टिकल है, जैसे हायरिंग करते समय, पार्टनर चुनते समय या दोस्ती में। अगर कोई इंसान बार बार छोटी छोटी चीज़ों में गैर जिम्मेदार दिखता है, तो बड़े मामलों में भी वही पैटर्न दोहराएगा। अगर कोई इंसान लगातार दूसरों को नीचा दिखाता है, तो पावर मिलने पर उसका असर और बढ़ेगा। ये सब संकेत पहले से मौजूद होते हैं, बस उन्हें देखने की आदत होनी चाहिए। चैप्टर ये भी सिखाता है कि दूसरों का कैरेक्टर समझने के साथ साथ खुद के पैटर्न को देखना भी जरूरी है। हर इंसान के अंदर कुछ रिपीट होने वाली आदतें होती हैं। जब इंसान उन्हें पहचान लेता है, तब वो ज्यादा समझदारी से फैसले ले सकता है और अपने बिहेवियर को धीरे धीरे सुधार सकता है। अंत में ये चैप्टर एक शांत लेकिन मजबूत समझ देता है कि इंसान के शब्दों से ज्यादा उसके एक्शन और पैटर्न मायने रखते हैं। कैरेक्टर कोई अचानक दिखने वाली चीज नहीं है, बल्कि समय के साथ उभरने वाली सच्चाई है। जब इंसान ये समझ लेता है, तो वो न सिर्फ दूसरों को बेहतर तरीके से समझ पाता है, बल्कि अपनी जिंदगी में गलत लोगों और गलत फैसलों से भी खुद को बचा पाता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 5, बिकम एन इल्यूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर की। इसमें हम ये समझेंगे कि इंसान किसी चीज या किसी व्यक्ति की तरफ ज्यादा आकर्षित क्यों होता है और कैसे कमी, दूरी और सीमित उपलब्धता हमारे मन में चाहत को बढ़ा देती है। ये चैप्टर इस बात के बारे में है कि इंसानी नेचर में चाहत कैसे काम करती है। आमतौर पर इंसान वही चीज ज्यादा चाहता है जो उसे पूरी तरह आसानी से न मिले। जो चीज हर वक्त सामने होती है, जो हमेशा उपलब्ध रहती है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके उलट जो चीज थोड़ी दूर लगती है, जिस तक पहुंचने में थोड़ा इंतजार या मेहनत लगती है, वही ज्यादा कीमती महसूस होने लगती है। यहां यह नहीं कहा जा रहा कि जानबूझकर लोगों को परेशान किया जाए, बल्कि ये समझाया जा रहा है कि इंसानी दिमाग कैसे रिस्पॉन्ड करता है। चैप्टर का एक मुख्य आइडिया यह है कि इंसान तुलना करके चाहत बनाता है। जब वो देखता है कि कोई चीज सबको नहीं मिल रही या किसी के पास कुछ खास है जो हर किसी के पास नहीं है, तो उस चीज की तरफ उसका ध्यान अपने आप बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति हर वक्त खुद को साबित करने में लगा रहता है, हर जगह उपलब्ध रहता है, तो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। वहीं जो व्यक्ति अपनी एक लिमिट रखता है, हर बात पर हाँ नहीं कहता और अपनी जिंदगी में कुछ प्राइवेट स्पेस रखता है, वो ज्यादा दिलचस्प लगने लगता है। यहाँ एक जरूरी बात यह भी बताई गई है कि दूरी का मतलब ठंडापन नहीं होता। दूरी का मतलब यह है कि इंसान अपनी वैल्यू खुद तय करता है। वो हर वक्त दूसरों की अप्रूवल के पीछे नहीं भागता। जब कोई व्यक्ति खुद से संतुलित होता है, अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है और हर समय दूसरों की अटेंशन पाने की कोशिश नहीं करता, तो लोग अपने आप उसकी तरफ खिंचने लगते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि नेचुरल बिहेवियर का असर है। चैप्टर ये भी समझाता है कि बहुत लोग ये गलत समझ लेते हैं कि चाहत पैदा करने के लिए बनावटी रहना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है।
बनावटी व्यवहार जल्दी पकड़ में आ जाता है और भरोसा खत्म कर देता है। असली बात यह है कि इंसान को अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को हर किसी के लिए खुला नहीं रखना चाहिए। हर बात, हर प्लान, हर सोच सबके सामने रखने से व्यक्ति प्रेडिक्टेबल हो जाता है, और जो चीज़ पूरी तरह प्रेडिक्टेबल हो जाए उसमें एक्साइटमेंट कम हो जाती है। इस चैप्टर में यह भी साफ किया गया है कि चाहत हमेशा बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर की स्थिति से आती है। जब कोई व्यक्ति खुद को कम आंकता है तो वो दूसरों से लगातार वैलिडेशन चाहता है। इससे उसकी वैल्यू और कम हो जाती है। इसके उलट जब कोई व्यक्ति खुद को समझता है, अपनी सीमाओं को जानता है और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाता है, तो उसकी मौजूदगी अपने आप असर डालने लगती है। एक आम गलतफहमी ये है कि एल्यूसिव बनने का मतलब लोगों को इग्नोर करना या ठुकराना है, लेकिन ये चैप्टर ऐसा कुछ नहीं सिखाता। यहाँ बात बैलेंस की है। इंसान को ना तो ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध होना चाहिए और ना ही पूरी तरह गायब। सही बैलेंस ये है कि व्यक्ति सम्मान के साथ जुड़ा रहे, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के हिसाब से ना चलाए। जब कोई व्यक्ति खुद की जिंदगी को प्राथमिकता देता है तो लोग उसकी कद्र ज़्यादा करते हैं। रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल कई जगह दिखता है। काम की जगह पर जो व्यक्ति हर काम के लिए तुरंत तैयार रहता है, उसकी मेहनत को अक्सर सामान्य मान लिया जाता है। वहीं जो व्यक्ति अपनी लिमिट साफ रखता है, सही समय पर काम करता है और हर एक्स्ट्रा काम अपने ऊपर नहीं लेता, उसकी प्रोफेशनल वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है। रिश्तों में भी यही पैटर्न दिखता है। जो व्यक्ति हर वक्त खुद को साबित करने में लगा रहता है, उसकी अहमियत धीरे धीरे कम हो जाती है। चैप्टर ये भी बताता है कि चाहत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके ट्रिगर्स को समझा जा सकता है। इंसानी दिमाग नई चीज़, अधूरी जानकारी और हल्की अनिश्चितता पर ज़्यादा ध्यान देता है। जब सब कुछ साफ और तय हो जाता है तो दिमाग की जिज्ञासा कम हो जाती है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा रहस्य, थोड़ा सा निजीपन बनाए रखना स्वाभाविक रूप से असर डालता है। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ देता है कि चाहत पैदा करने का मतलब किसी को मोड़ना या कंट्रोल करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी वैल्यू को समझना और उसे बनाए रखना। जब इंसान खुद को हल्के में नहीं लेता तो दुनिया भी उसे हल्के में नहीं लेती। सीमाएं, संतुलन और आत्मसम्मान मिलकर इंसान को वो स्थिति देते हैं जहां उसकी मौजूदगी अपने आप महत्वपूर्ण बन जाती है। यही इस चैप्टर का असली संदेश है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 6 एलिवेट योर पर्सपेक्टिव की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान अक्सर अपनी सोच को बहुत छोटे दायरे में रखता है और उसी वजह से बार-बार गलत फैसले लेता है। यहाँ ये बताया गया है कि जिंदगी में बड़ी परेशानियां ज्यादातर किसी बड़ी गलती से नहीं, बल्कि छोटी सोच से पैदा होती हैं। जब इंसान सिर्फ अभी के फायदे, अभी के डर और अभी की फीलिंग्स के हिसाब से फैसले लेने लगता है, तब वो लॉन्ग टर्म में खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। ये चैप्टर इसी शॉर्ट थिंकिंग से बाहर निकलने की बात करता है। इस चैप्टर का मुख्य विचार ये है कि इंसान नेचुरली शॉर्ट साइटेड होता है, मतलब वो दूर का देखने के बजाय पास का ही देखता है। जो अभी सामने है वही सबसे बड़ा लगता है, जो अभी महसूस हो रहा है वही सच लगता है। इसी वजह से इंसान कई बार गुस्से में, डर में या एक्साइटमेंट में ऐसे फैसले ले लेता है जिनका असर बाद में बहुत भारी पड़ता है। ये चैप्टर ये समझाता है कि इमोशंस मोमेंटरी होते हैं, लेकिन उनके आधार पर लिए गए फैसले लंबे समय तक असर करते हैं। यहाँ ये भी बताया गया है कि शॉर्ट साइटेडनेस सिर्फ स्टुपिडिटी नहीं है, बल्कि ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। इंसान का दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जो चीज अभी अच्छा फील कराए, दिमाग उसी की तरफ भागता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर करने लगता है। यही पैटर्न करियर, रिलेशनशिप्स, मनी और हेल्थ हर जगह दिखता है। इस चैप्टर में कुछ क्लियर साइंस बताए गए हैं जो बताते हैं कि इंसान शॉर्ट साइटेड हो रहा है। पहला साइन ये है कि इंसान बार बार इंपल्सिव डिसीजंस लेता है, बिना पूरा सोचे, बिना लॉन्ग टर्म सोचे। दूसरा साइन ये है कि वो खुद को बहुत स्मार्ट समझने लगता है और वार्निंग्स को इग्नोर कर देता है। तीसरा साइन ये है कि वो सिर्फ सक्सेस स्टोरीज देखता है और फेलियर्स को नहीं देखता। और चौथा साइन ये है कि वो खुद को एक्सेप्शन मानने लगता है, कि जो गलत बाकी लोगों के साथ हुआ वो उसके साथ नहीं होगा। यहां यह भी साफ किया गया है कि हिस्ट्री बार बार यही दिखाती है कि शॉर्ट साइटेड डिसीजंस कैसे बड़े नुकसान में बदल जाते हैं। जब इंसान पावर, मनी या सक्सेस के नशे में आ जाता है, तब उसकी सोच और भी नैरो हो जाती है। वो क्रिटिसिज्म को अटैक मानने लगता है और खुद को सही साबित करने में एनर्जी लगा देता है।
इस हालत में पर्सपेक्टिव और भी गिर जाता है। इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फार साइटेड इंसान कैसा होता है। फार साइटेड इंसान वो नहीं होता जो सब कुछ जानता हो, बल्कि वो होता है जो अपने इमोशन से थोड़ा डिस्टेंस बना पाता है। वो रिएक्शन देने से पहले रुकता है, वो खुद से पूछता है कि इस फैसले का असर कुछ समय बाद क्या होगा। वो सिर्फ जीतने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि टिके रहने के बारे में सोचता है। यहां यह भी समझाया गया है कि फार साइटेडनेस का मतलब स्लो होना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं, लेकिन यह चैप्टर बताता है कि रियल स्ट्रेंथ क्लैरिटी में होती है, स्पीड में नहीं। क्लियर माइंड से लिया गया डिसीजन अक्सर फास्ट भी होता है और सही भी। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग यह होती है कि पर्सपेक्टिव बदलना मतलब पॉजिटिव सोच लेना, लेकिन यहां साफ किया गया है कि पर्सपेक्टिव बदलना फैंटेसी नहीं है। इसका मतलब रियलिटी को और साफ देखना है, गुड और बैड दोनों पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना है, रिस्क को समझना है, इग्नोर नहीं करना। यह चैप्टर यह भी बताता है कि जब इंसान खुद को बहुत सेंटर में रखता है, तब पर्सपेक्टिव श्रिंक हो जाता है। ईगो इंसान को ब्लाइंड कर देता है, वो हर चीज को पर्सनल बना लेता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान खुद से बाहर सोचता है, बड़े पैटर्न्स देखने लगता है, तब डिसीजंस बेहतर होने लगते हैं। रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन बहुत प्रैक्टिकल है। करियर में जब इंसान सिर्फ सैलरी या टाइटल देखकर डिसीजन लेता है, तो वो शॉर्ट साइटेड हो सकता है। रिलेशनशिप्स में जब इंसान सिर्फ करंट कंफर्ट देखकर कॉम्प्रोमाइज करता है, तो फ्यूचर प्रॉब्लम्स बनती हैं। मनी में जब इंसान क्विक गेन्स के पीछे भागता है, तो लॉसेस के चांसेस बढ़ते हैं। हेल्थ में जब इंसान इमीडिएट प्लेजर चुनता है, तो लॉन्ग टर्म डैमेज होता है। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि पर्सपेक्टिव बढ़ाने के लिए सॉलिट्यूड बहुत जरूरी है। कॉन्स्टेंट नॉइज, ओपिनियंस और रिएक्शंस इंसान की सोच को और नैरो कर देते हैं। जब इंसान अकेले बैठकर सोचता है बिना प्रेशर के, तब दिमाग नेचुरली वाइडर व्यू लेने लगता है। यहां पेशेंस की भी बात आती है। पेशेंस फार साइटेडनेस का नेचुरल आउटकम है। जो इंसान फ्यूचर को देख पाता है, वो हरी में नहीं रहता। वो जानता है कि हर चीज का सही समय होता है। शॉर्ट साइटेड इंसान को हर चीज अभी चाहिए, जबकि फार साइटेड इंसान टाइमिंग को रिस्पेक्ट करता है। इस चैप्टर का एक सटल मैसेज ये भी है कि पर्सपेक्टिव पावर देता है। जो इंसान बड़े व्यू से देखता है, वही इंसान केओस में भी काम रह पाता है। वो इमोशनल ड्रामा में नहीं फंसता। वो लोगों के एक्शंस को समझ पाता है, सिर्फ रिएक्ट नहीं करता। अंत में ये चैप्टर बहुत शांति से ये बात रखता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा एडवांटेज इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि पर्सपेक्टिव है। थिंकिंग को ऊपर उठाना ही असली ग्रोथ है। जब इंसान शॉर्ट टर्म इमोशन से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म रियलिटी को देखना सीख लेता है, तब उसके फैसले मैच्योर हो जाते हैं, उसकी लाइफ स्टेबल हो जाती है और वही इंसान दूसरों से अलग दिखाई देने लगता है। यही इस चैप्टर की असली सीख है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 8, चेंज योर सर्कमस्टांसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड की। इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी की परिस्थितियां हमेशा बाहर से नहीं बदलती, बल्कि बहुत हद तक ये इस बात पर निर्भर करती हैं कि इंसान उन्हें किस नजरिए से देखता है। यहाँ ये साफ किया गया है कि एटीट्यूड सिर्फ सोच नहीं है, बल्कि वही सोच धीरे धीरे फैसलों, आदतों और नतीजों में बदल जाती है। ये चैप्टर इस बात से शुरू होता है कि इंसान जब किसी मुश्किल हालात में फंसता है, तो सबसे पहले वो बाहर की चीजों को जिम्मेदार ठहराता है। लोग, सिस्टम, किस्मत, माहौल या बीता हुआ समय। ऐसा करना आसान होता है, क्योंकि इससे खुद को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ ये बताया गया है कि यही आदत इंसान को बार बार उसी जगह पर रोक देती है। हालात बदलने की चाह तो होती है, लेकिन अंदर की सोच वही रहती है, और इसी वजह से बाहर कुछ खास नहीं बदलता। चैप्टर का मुख्य विचार यह है कि इंसान का एटीट्यूड या तो उसे फैलाता है या उसे सीमित कर देता है। एक तरह का एटीट्यूड होता है जो हर चीज में खतरा, कमी और डर देखता है। ऐसे लोग नई चीजों से बचते हैं, रिस्क से डरते हैं और बदलाव को परेशानी मानते हैं। इसे नेगेटिव या कंस्ट्रिक्टेड एटीट्यूड कहा जा सकता है। इसके उलट एक दूसरा एटीट्यूड होता है जो हालात को सीखने और बढ़ने का मौका मानता है। इसमें इंसान पूरी तरह पॉजिटिव होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुले दिमाग से चीजों को देखता है। यह एटीट्यूड इंसान को धीरे धीरे आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह भी समझाया गया है कि नेगेटिव एटीट्यूड अक्सर डर से निकलता है। डर असफल होने का, जज किए जाने का या कंट्रोल खोने का। जब डर हावी होता है, तो इंसान वही काम करता है जो उसे जाना पहचाना लगता है।
भले ही वो उसे नुकसान ही क्यों न पहुंचा रहा हो। ऐसे में इंसान खुद ही अपने लिए मुश्किलें खड़ी करता है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं होता कि वो खुद ऐसा कर रहा है। बाहर से लगता है कि हालात खराब हैं, जबकि अंदर से एटीट्यूड ही रास्ता बंद कर रहा होता है। ये चैप्टर बताता है कि इंसान की आज की स्थिति सिर्फ आज के हालात का नतीजा नहीं होती, बल्कि उसके पुराने फैसलों और सोच का असर होती है। जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो धीरे धीरे हालात भी बदलने लगते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे कदमों से आता है, लेकिन इसके लिए इंसान को ये मानना पड़ता है कि उसके एटीट्यूड का असर उसकी जिंदगी पर पड़ रहा है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब हर वक्त खुश रहना या हर चीज में अच्छा ही देखना है। इस चैप्टर में ये साफ किया गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है। सही एटीट्यूड का मतलब है हालात को जैसा है वैसा देख पाना, बिना खुद को बेवजह नीचे गिराए या ऊपर उठाए। इसका मतलब ये समझना कि हर परेशानी में कुछ सीख छुपी होती है और हर गलती किसी न किसी तरफ इशारा करती है। ये भी बताया गया है कि बहुत लोग अपने एटीट्यूड को अपनी पहचान मान लेते हैं, जैसे कोई कहता है कि मैं तो ऐसा ही हूं या मेरी सोच ऐसी ही है, लेकिन ये सोच इंसान को जड़ बना देती है। एटीट्यूड कोई स्थायी चीज नहीं है, ये वक्त, अनुभव और समझ के साथ बदला जा सकता है। जब इंसान ये मान लेता है कि वो अपने एटीट्यूड पर काम कर सकता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। रियल लाइफ में इसका मतलब ये है कि इंसान जब किसी मुश्किल में होता है तो वो ये सवाल पूछे कि मैं इसे किस नज़र से देख रहा हूं। अगर हर बार जवाब डर, शिकायत या गुस्से से भरा हो तो वहीं रुकने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इंसान ये देख पाए कि इस स्थिति में उसके कंट्रोल में क्या है और वो क्या सीख सकता है, तो वही स्थिति उसे आगे ले जा सकती है। एटीट्यूड बदलने का मतलब दुनिया बदलना नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया बदलना है। चैप्टर ये भी बताता है कि एटीट्यूड का असर सिर्फ करियर या सक्सेस पर नहीं, बल्कि रिश्तों पर भी पड़ता है। जो इंसान हर बात को पर्सनल लेता है, उसे हर जगह टकराव ही दिखता है। वहीं जो इंसान थोड़ा खुला और समझदार नजरिया रखता है, वो छोटी बातों को छोड़ पाता है और लंबे समय के रिश्ते बना पाता है। यहां भी एटीट्यूड ही फर्क पैदा करता है। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ देता है कि इंसान पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने एटीट्यूड को जरूर देख सकता है। जब सोच थोड़ी खुली होती है तो मौके दिखने लगते हैं। जब सोच डर से भरी होती है तो वही मौके खतरे लगने लगते हैं। इसलिए हालात बदलने से पहले एटीट्यूड पर काम करना जरूरी है। यही बदलाव धीरे धीरे इंसान को अलग फैसले लेने, अलग रास्ते चुनने और आखिरकार अलग नतीजे पाने में मदद करता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 9, कॉन्फ्रंट योर डार्क साइड की। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि इंसान के अंदर जो छुपा हुआ साइड होता है, जिसे वो अक्सर नज़रअंदाज करता है या दबा देता है, वही साइड उसकी ज़िंदगी के कई फैसलों और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि अपने उस हिस्से को समझे बिना कोई भी इंसान खुद को पूरी तरह समझ नहीं सकता। ये चैप्टर इस आइडिया से शुरू होता है कि हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होती है। डार्क साइड का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान बुरा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं, इच्छाएं और सोच होती हैं जिन्हें वो समाज के डर से या अपनी इमेज खराब होने के डर से दबा देता है। जैसे जलन, गुस्सा, लालच, कंट्रोल की चाह, अटेंशन पाने की भूख या दूसरों से बेहतर दिखने की ज़रूरत। ज़्यादातर लोग इन बातों को मानने के बजाय खुद से ही छुपा लेते हैं। इस चैप्टर का मुख्य कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ें हम दबाते हैं वो ख़त्म नहीं होती, वो अंदर ही अंदर जमा होती रहती हैं और फिर किसी न किसी गलत तरीके से बाहर निकलती हैं। कभी अचानक गुस्से के रूप में, कभी बिना वजह किसी को नीचा दिखाने में, कभी खुद को सही साबित करने की जिद में। इंसान सोचता है कि वो शांत और समझदार है, लेकिन असल में उसकी कई हरकतें उसी दबे हुए हिस्से से निकल रही होती हैं। यहां बताया गया है कि बचपन से ही इंसान सीख जाता है कि कौन सी बातें दिखानी है और कौन सी छुपानी है। समाज, परिवार और माहौल हमें सिखाता है कि अच्छा इंसान बनने का मतलब कुछ भावनाओं को दबाना है। धीरे धीरे हम एक साफ सुथरी इमेज बना लेते हैं जिसमें हम खुद को अच्छा, समझदार और कंट्रोल में दिखाते हैं, लेकिन जो हिस्सा इस इमेज में फिट नहीं होता वो अंदर चला जाता है और वही डार्क साइड बन जाता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि लोग अक्सर अपनी डार्क साइड दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देते हैं, यानी जो बात वे खुद में देखना नहीं चाहते वही बात वे दूसरों में ढूंढते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर गहरी जलन है तो उसे हर कोई जलनखोर लगता है। अगर किसी के अंदर कंट्रोल की चाह है तो उसे लगता है कि सामने वाला उसे कंट्रोल कर रहा है। ये एक तरह का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिससे इंसान खुद को अच्छा महसूस करा सके।
ये आइडिया इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब इंसान अपनी डार्क साइड को नहीं पहचानता तो वो बार बार वही गलत पैटर्न दोहराता है। उसे लगता है कि प्रॉब्लम बाहर है, लोगों में है या हालात में है, लेकिन असल में कई बार प्रॉब्लम उसके अपने अंदर के अनसुलझे हिस्से से आती है। जब तक उस हिस्से को देखा नहीं जाता तब तक बदलाव संभव नहीं होता। इस चैप्टर में एक आम गलतफहमी पर भी बात की गई है कि डार्क साइड को एक्सेप्ट करना मतलब बुरा बन जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी डार्क साइड को पहचानने का मतलब ये नहीं कि इंसान हर गलत भावना पर काम करने लगे। इसका मतलब ये है कि वो ईमानदारी से ये समझे कि उसके अंदर क्या क्या चल रहा है। जब इंसान ये मान लेता है कि वो भी इंसान है और उसके अंदर कमजोरियां हैं, तब वो ज़्यादा बैलेंस्ड और समझदार बनता है। एक और गलतफहमी ये है कि अच्छा इंसान वही है जिसे कभी गुस्सा नहीं आता या जिसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होती। इस चैप्टर में साफ कहा गया है कि ऐसा कोई इंसान होता ही नहीं है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपनी इन भावनाओं को समझते हैं और कुछ लोग उनसे भागते हैं। जो लोग भागते हैं वही अक्सर अनजाने में दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। रियल लाइफ में ये कैसे लागू होता है, इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाया जा सकता है। मान लीजिए कोई इंसान हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाता है या उनकी कमियां निकालता है। बाहर से वो खुद को समझदार दिखाता है, लेकिन अंदर से शायद वो खुद को लेकर असुरक्षित है। अगर वो इस बात को मान ले कि उसके अंदर इनसिक्योरिटी है, तो उसे दूसरों पर हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह अगर किसी को हर वक्त अटेंशन चाहिए, तो उसके पीछे भी कोई अंदर की कमी या डर हो सकता है। ये चैप्टर ये भी बताता है कि डार्क साइड को पहचानने के लिए सबसे पहले खुद के बिहेवियर को देखना जरूरी है, खासकर वो पल जब इंसान बिना सोचे समझे रिएक्ट करता है। अचानक आया गुस्सा, बेवजह की चिढ़, किसी की सफलता देखकर असहज महसूस करना या खुद को बार बार सही साबित करने की कोशिश करना, ये सब संकेत होते हैं कि अंदर कुछ ऐसा है जिसे समझने की जरूरत है। यहाँ ये भी समझाया गया है कि डार्क साइड को इग्नोर करने से इंसान ज्यादा नकली बनता चला जाता है, बाहर एक चेहरा और अंदर कुछ और। इससे रिश्तों में भी दूरी आती है, क्योंकि लोग अनजाने में उस दबे हुए हिस्से को महसूस कर लेते हैं। इसके विपरीत जो इंसान खुद को बेहतर तरीके से जानता है, वो दूसरों के साथ भी ज्यादा ईमानदार और स्थिर रहता है। इस चैप्टर का एक अहम पॉइंट ये है कि जब इंसान अपनी डार्क साइड को पहचान लेता है, तो उसे दूसरों को जज करने की जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि हर इंसान अपने अंदर कुछ न कुछ लेकर चल रहा है। इससे सहानुभूति बढ़ती है और रिश्तों में कम टकराव होता है। आखिर में ये चैप्टर एक शांत समझ के साथ खत्म होता है कि खुद को जानने की प्रक्रिया में डार्क साइड से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना जरूरी है। ये सामना किसी लड़ाई की तरह नहीं, बल्कि समझदारी और स्वीकार की तरह होना चाहिए। जब इंसान अपने पूरे स्वरूप को, अच्छे और कमजोर दोनों हिस्सों को एक साथ देख पाता है, तब वो ज्यादा संतुलित फैसले लेने लगता है। ये चैप्टर यही सिखाता है कि असली ग्रोथ बाहर की इमेज सुधारने से नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई को देखने से आती है। डार्क साइड को पहचानना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक तरह की गहरी समझ है। इसी समझ से इंसान धीरे धीरे अपने बिहेवियर, रिश्तों और जिंदगी के पैटर्न को बेहतर बना पाता है। आइए बात करते हैं चैप्टर 10, बिवेयर द फ्रैजाइल ईगो की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान का ईगो कैसे धीरे धीरे उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, खासकर तब जब वो बहुत नाजुक होता है। यहाँ ये बताया जाता है कि ज्यादातर लोग अपने ईगो को स्ट्रांग समझते हैं, लेकिन असल में वो अंदर से फ्रैजाइल होता है, और यही फ्रिजिलिटी इंसान को एनवी, इनसिक्योरिटी और गलत रिएक्शंस की तरफ ले जाती है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर किए बिना रह नहीं पाता। जब कोई और आगे बढ़ता है, प्रेस पाता है या सक्सेस हासिल करता है, तो फ्रैजाइल ईगो वाले इंसान के अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। बाहर से वो नॉर्मल दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को छोटा महसूस करने लगता है। यही फीलिंग धीरे धीरे एनवी में बदल जाती है। यहाँ एनवी का मतलब सिर्फ जलन नहीं है, बल्कि वो हिडन एंगर है जो इंसान खुद से और दूसरों से महसूस करता है। इस चैप्टर में ये साफ किया गया है कि एनवी अक्सर खुलकर सामने नहीं आती। ज्यादातर लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि एनवी महसूस करना गलत या शर्मनाक है। इसलिए फ्रैजाइल ईगो वाला इंसान अपनी एनवी को मास्क कर लेता है। वो कभी क्रिटिसिज्म के रूप में, कभी सार्काज्म के रूप में और कभी फेक कंसर्न के रूप में बाहर आती है। इंसान खुद को कन्विंस कर लेता है कि वो बस ऑनेस्ट है या रियलिस्टिक है, जबकि असल में वो अपनी इनसिक्योरिटी से रिएक्ट कर रहा होता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट आइडिया ये भी है कि फ्रैजाइल ईगो वाले लोग दूसरों की सक्सेस को पर्सनल अटैक की तरह लेते हैं। अगर कोई दोस्त आगे बढ़ जाए, कोई कॉलीग बेटर परफॉर्म कर ले या कोई नोन पर्सन अप्रिसिएशन पा ले, तो उन्हें लगता है कि उनकी ओन वैल्यू कम हो गई है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फ्रैजाइल ईगो कंपैरिजन को जीरो सम गेम बना देता है, जहां किसी और का जीतना खुद की हार जैसा लगने लगता है।
इस चैप्टर में ये भी समझाया गया है कि ऐसे लोग अक्सर दूसरों को सटली नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, कभी गॉसिप के जरिए, कभी डाउट क्रिएट करके और कभी लोगों को डिस्करेज करके। उन्हें लगता है कि अगर सामने वाला स्लो हो जाएगा तो वे सेफ रहेंगे, लेकिन ये सोच लॉन्ग टर्म में खुद उसी इंसान को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी ग्रोथ में नहीं बल्कि दूसरों को ऑब्जर्व करने और जज करने में वेस्ट कर देता है। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि सिर्फ इनसिक्योर या वीक लोग ही एनवी महसूस करते हैं, लेकिन ये चैप्टर साफ करता है कि एनवी अक्सर केपेबल और एम्बिशियस लोगों में भी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि स्ट्रॉन्ग ईगो वाला इंसान एनवी को रिकग्नाइज करके खुद पर काम करता है, जबकि फ्रैजाइल ईगो वाला उसे डिनाई करके दूसरों पर प्रोजेक्ट करता है। डिनायल ही प्रॉब्लम को और डीप बना देता है। यह भी बताया गया है कि सोशल एनवायरनमेंट फ्रैजाइल ईगो को और ज्यादा ट्रिगर करता है। जब इंसान लगातार दूसरों की अचीवमेंट्स, लाइफस्टाइल और सक्सेस देखता रहता है तो उसका ईगो बार बार कंपैरिजन मोड में चला जाता है। अगर अंदर सेल्फ वर्थ स्टेबल नहीं है तो हर कंपैरिजन एक चोट की तरह लगती है। यही वजह है कि फ्रैजाइल ईगो वाला इंसान कभी ट्रूली हैप्पी नहीं रह पाता, चाहे उसकी ओन लाइफ कितनी भी ठीक क्यों ना हो। इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फ्रैजाइल ईगो क्रिटिसिज्म को भी हैंडल नहीं कर पाता। हल्की सी फीडबैक भी उसे इंसल्ट लगने लगती है। वो या तो डिफेंसिव हो जाता है या फिर अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट पाल लेता है। लेकिन ग्रोथ के लिए फीडबैक जरूरी होता है। जो इंसान फीडबैक को पर्सनल अटैक मान लेता है वो सीखना बंद कर देता है। रियल लाइफ में इसका असर बहुत साफ दिखता है। वर्क प्लेस में फ्रैजाइल ईगो वाले लोग अक्सर पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं। रिलेशनशिप्स में वे कंट्रोलिंग या पैसिव एग्रेसिव बन जाते हैं। फ्रेंडशिप्स में वे कंपटीशन फील करने लगते हैं। हर जगह उनका फोकस कनेक्शन पर नहीं, कंपैरिजन पर होता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि फ्रैजाइल ईगो का इलाज दूसरों को नीचे दिखाना नहीं है, बल्कि खुद की आइडेंटिटी को मजबूत बनाना है। जब इंसान अपनी वैल्यू को एक्सटर्नल वैलिडेशन से अलग करना सीखता है, तब ईगो स्टेबल होता है। स्टेबल ईगो को किसी और की सक्सेस से खतरा महसूस नहीं होता। वो दूसरों की ग्रोथ को भी अप्रिशिएट कर सकता है। यहाँ ये भी बताया गया है कि ह्यूमिलिटी ईगो को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाती है। जब इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो परफेक्ट नहीं है और सीखने की प्रोसेस में है, तब एनवी की जगह क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट आने लगती है। फ्रैजाइल ईगो हमेशा इमेज बचाने में लगा रहता है, जबकि स्ट्रॉन्ग ईगो ग्रोथ पर फोकस करता है। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल लेसन ये है कि इंसान को अपने रिएक्शंस पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी की सक्सेस देखकर इरिटेशन हो तो उसे सप्रेस करने के बजाय ऑब्जर्व करना जरूरी है। वही इरिटेशन ये सिग्नल देती है कि अंदर कोई इनसिक्योरिटी है जिस पर काम करने की जरूरत है। एनवी को एनिमी मानने के बजाय टीचर की तरह देखना ज्यादा यूजफुल होता है। अंत में ये चैप्टर बहुत शांति से ये बात रखता है कि फ्रैजाइल ईगो इंसान को दूसरों से लड़वाता है, जबकि मैच्योर ईगो इंसान को खुद से जुड़ने में मदद करता है। जब इंसान अपनी वैल्यू को स्टेबल बना लेता है, तब धीरे धीरे कंपैरिजन खत्म होने लगता है और तभी इंसान दूसरों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स बना पाता है। इस चैप्टर की असली सीख यही है कि ईगो को इन्फ्लेट करना नहीं, बल्कि समझना जरूरी है। फ्रैजाइल ईगो से सावधान रहना मतलब दूसरों से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर क्लैरिटी और स्टेबिलिटी लाना है। यही क्लैरिटी इंसान को एनवी, इनसिक्योरिटी और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 11 नो योर लिमिट्स की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है और वो कमजोरी अक्सर उसे दिखाई भी नहीं देती। यहाँ बात होती है उस आदत की जिसमें इंसान अपनी काबिलियत से ज़्यादा खुद को बड़ा मानने लगता है, अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट करता है और अपनी सीमाओं को इग्नोर कर देता है। यही सोच धीरे धीरे इंसान को गलत फैसलों, गलत जोखिम और आखिर में नुकसान की तरफ ले जाती है। इस चैप्टर का कोर आइडिया यह है कि जब इंसान को थोड़ी सी सक्सेस मिल जाती है तो उसके अंदर एक अलग तरह की कॉन्फिडेंस पैदा होती है, जो कई बार कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि इल्यूजन बन जाती है। इंसान ये मानने लगता है कि अब वो गलती नहीं कर सकता, अब उसे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है और अब जो भी वो करेगा सही ही होगा। यही स्टेज सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि यहीं से इंसान अपनी लिमिट्स भूलना शुरू कर देता है। यहाँ ये साफ किया गया है कि प्रॉब्लम एम्बिशन नहीं है, एम्बिशन ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एम्बिशन के साथ सेल्फ अवेयरनेस खत्म हो जाती है। जब इंसान अपने इमोशंस, अपने ईगो और अपनी वीकनेसेस को पहचानना बंद कर देता है, तब वो अपने ही बनाए हुए इमेज का शिकार बन जाता है। उसे लगता है कि वो सबसे अलग है, सबसे ज़्यादा समझदार है और रूल्स उसके लिए नहीं है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि ज़्यादातर लोग अपनी फेलियर को एक्सटर्नल कारणों से जोड़ते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो गलती हालात की थी, लोगों की थी या सिस्टम की थी।
लेकिन अपनी ओवर कॉन्फिडेंस या गलत जजमेंट को कोई नहीं देखना चाहता। यही डिनायल इंसान को बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर करता है। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि स्ट्रांग लोग कभी डाउट नहीं करते, लेकिन असल में स्ट्रांग लोग वही होते हैं जो खुद पर सवाल पूछ सकते हैं, जो ये मान सकते हैं कि उनसे गलती हो सकती है। ये चैप्टर ये सिखाता है कि सेल्फ डाउट कमजोरी नहीं है, बल्कि एक तरह का इंटरनल चेक है जो इंसान को ग्राउंड पर रखता है। ये भी बताया गया है कि जब इंसान अपनी लिमिट्स को नहीं मानता तो वो फीडबैक सुनना बंद कर देता है, उसे क्रिटिसिज्म इंसर्ट लगने लगता है। वो सिर्फ वही बातें सुनना चाहता है जो उसके ईगो को अच्छा महसूस कराएं, और धीरे धीरे वो खुद को ऐसे लोगों से घेर लेता है जो उसे चैलेंज नहीं करते, बल्कि सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं। यही सर्कल इंसान को रियलिटी से और दूर ले जाता है। इस चैप्टर में ये आइडिया भी सामने आता है कि पावर और सक्सेस इंसान के बिहेवियर को बदल देती है। इंसान को लगने लगता है कि जो रूल्स पहले उस पर लागू होते थे अब वो उनसे ऊपर उठ चुका है, लेकिन नेचर का रूल यही है कि लिमिट्स को इग्नोर करने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है, चाहे देर से ही सही। यहाँ ये भी समझाया गया है कि जिंदगी में लॉन्ग टर्म टिके रहने के लिए ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। ह्यूमिलिटी का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं है, बल्कि खुद को सही कॉन्टेक्स्ट में देखना है। अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ साथ अपनी वीकनेसेस को भी एक्सेप्ट करना, यही एक्सेप्टेंस इंसान को बैलेंस्ड रखती है। रियल लाइफ में ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई होता है, चाहे करियर हो, बिजनेस हो या लीडरशिप। जो लोग अपनी लिमिट्स को पहचानते हैं वही सस्टेनेबल डिसीजंस लेते हैं। वे जानते हैं कि कब रुकना है, कब मदद लेनी है और कब डायरेक्शन बदलनी है। इसके उलट जो लोग हर वक्त प्रूफ करने में लगे रहते हैं वे अक्सर खुद को बर्नआउट और लॉस की तरफ ले जाते हैं। ये भी साफ किया गया है कि नोइंग योर लिमिट्स का मतलब ग्रोथ रोकना नहीं है। इसका मतलब ये समझना है कि ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप होती है। हर लेवल पर नई स्किल्स, नया माइंडसेट और नई अवेयरनेस की जरूरत होती है। अगर इंसान अगले लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले खुद को तैयार नहीं करता तो वही लेवल उसके लिए बोझ बन जाता है। इस चैप्टर का एक सटल लेकिन पावरफुल मैसेज ये है कि ईगो इंसान का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट होता है। ईगो इंसान को ये महसूस नहीं होने देता कि वो कब गलत दिशा में जा रहा है, और जब तक इंसान ईगो को पहचानता है तब तक कई बार नुकसान हो चुका होता है। इसलिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन को बहुत जरूरी बताया गया है। अंत में ये चैप्टर बहुत शांति से ये बात रखता है कि असली स्ट्रेंथ अपनी लिमिट्स को मानने में होती है, ना कि उन्हें नकारने में। जो इंसान ये जानता है कि वो कहाँ कमजोर है, वही इंसान खुद को सही जगह पर स्ट्रांग बना सकता है। लिमिट्स को समझना इंसान को छोटा नहीं बनाता, बल्कि उसे ज्यादा समझदार, ग्राउंडेड और लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बनाता है। यही इस चैप्टर की असली सीख है कि आगे बढ़ते रहो, एम्बिशियस रहो, लेकिन अपने पैरों को जमीन पर रखकर, क्योंकि जो इंसान अपनी लिमिट्स को पहचान लेता है वही इंसान उन्हें धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबली एक्सपैंड भी कर पाता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 12, रिकनेक्ट टू द मैस्कुलिन और फेमिनिन विद इन यू की। इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान के अंदर मौजूद मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटी क्या होती हैं और कैसे इन दोनों के बीच बैलेंस बिगड़ने से सोच, बिहेवियर और रिश्तों में दिक्कतें आने लगती हैं। ये चैप्टर जेंडर को बाहर की पहचान के तौर पर नहीं, बल्कि अंदर की मेंटल और इमोशनल एनर्जी के तौर पर समझाता है। ये चैप्टर सबसे पहले ये साफ करता है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन कोई सख्त कैटेगरी नहीं है। ये किसी एक जेंडर तक सीमित नहीं होती। हर इंसान के अंदर दोनों तरह की क्वालिटी होती है। मैस्कुलिन क्वालिटी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, लॉजिक, एक्शन, डिसीजन लेना, फोकस और स्टेबिलिटी। वहीं फेमिनिन क्वालिटी का मतलब होता है सेंसिटिविटी, इंट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन बनाना। समस्या तब शुरू होती है जब समाज या हमारी परवरिश हमें सिखाती है कि इनमें से सिर्फ एक ही सही है। चैप्टर बताता है कि लंबे समय तक लोग जेंडर को बहुत रिजिड तरीके से देखते रहे हैं। मर्द से उम्मीद की जाती रही कि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग, हार्ड और इमोशनलेस हो, वहीं औरतों से उम्मीद रही कि वे हमेशा केयरिंग, सॉफ्ट और दूसरों पर डिपेंडेंट रहें। इस तरह की सोच ने दोनों को नुकसान पहुंचाया। मर्द अपनी फेमिनिन साइड को दबाने लगे और औरतें अपनी मैस्कुलिन साइड को। नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोग अंदर से अधूरे और कंफ्यूज महसूस करने लगे। यहाँ एक अहम आइडिया ये है कि जब इंसान किसी एक साइड को दबाता है तो वही साइड गलत तरीकों से बाहर आने लगती है। जैसे अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड और कंट्रोलिंग बन जाता है तो वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान सिर्फ इमोशन और फ्लो में जीता है बिना किसी स्ट्रक्चर के, तो उसकी लाइफ में डिसीजन और स्टेबिलिटी की कमी हो सकती है। बैलेंस की कमी से इंसान या तो बहुत रिजिड हो जाता है या बहुत अनस्टेबल।
चैप्टर ये भी समझाता है कि ये बैलेंस क्यों ज़रूरी है। जब मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों क्वालिटी साथ काम करती हैं, तब इंसान ज़्यादा ऑथेंटिक बनता है। डिसीजन लेते समय लॉजिक के साथ साथ इंट्यूशन भी काम करता है। रिश्तों में इंसान न सिर्फ समझदारी दिखाता है, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी बना पाता है। कामकाज में फोकस और क्रिएटिविटी दोनों साथ आती हैं। एक आम गलतफहमी ये होती है कि फेमिनिन क्वालिटी का मतलब कमज़ोरी है। ये चैप्टर इस सोच को साफ तौर पर गलत बताता है। सेंसिटिव होना, दूसरों की फीलिंग समझ पाना या इमोशन को पहचानना कमज़ोरी नहीं है, ये एक तरह की इंटेलिजेंस है। उसी तरह मैस्कुलिन क्वालिटी का मतलब सिर्फ सख्ती या आक्रामकता नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी लेना और दिशा देना भी होता है। एक और गलतफहमी यह है कि अगर कोई इंसान अपनी दूसरी साइड को अपनाएगा तो उसकी पहचान बदल जाएगी। लेकिन यहाँ बात पहचान बदलने की नहीं, बल्कि खुद को पूरा समझने की है। जब इंसान अपनी दोनों साइड को स्वीकार करता है, तब वो ज़्यादा नेचुरल और रिलैक्स महसूस करता है। उसे हर वक्त कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती। रियल लाइफ में ये कैसे दिखता है, इसे भी चैप्टर आसान तरीके से समझाता है। जैसे काम की जगह पर कोई लीडर अगर सिर्फ ऑर्डर देने पर फोकस करे और लोगों की फीलिंग ना समझे, तो टीम में दूरी बन जाती है। वहीं अगर लीडर सिर्फ सबको खुश रखने में लगा रहे और क्लियर डिसीजन न ले, तो काम बिखर जाता है। अच्छा लीडर वही होता है जो दोनों साइड का बैलेंस बना पाए। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। अगर इंसान सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है या हमेशा सही साबित होना चाहता है, तो रिश्ता भारी हो जाता है। और अगर इंसान सिर्फ एडजस्ट करता रहे और अपनी बात कभी ना रखे, तो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। बैलेंस ये सिखाता है कि कब स्टैंड लेना है और कब समझदारी दिखानी है। चैप्टर ये भी बताता है कि समाज की सोच और बचपन के अनुभव हमें अक्सर किसी एक साइड में फंसा देते हैं। कई बार लोग खुद ये पहचान ही नहीं पाते कि वे किस साइड को दबा रहे हैं। धीरे धीरे ये दबाव आदत बन जाता है और इंसान को लगता है कि यही उसकी असली नेचर है। लेकिन जब वो ईमानदारी से खुद को देखता है, तो उसे महसूस होता है कि कुछ हिस्सा अनदेखा रह गया है। इस चैप्टर का मकसद किसी को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करना है। ये बताता है कि इंसान की ताकत इसी में है कि वो फ्लेक्सिबल हो सके, हालात के हिसाब से कभी मैस्कुलिन क्वालिटी आगे आए और कभी फेमिनिन। यही फ्लेक्सिबिलिटी इंसान को अंदर से स्ट्रांग बनाती है। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ देता है कि अंदर का बैलेंस कोई एक दिन में नहीं आता, ये एक प्रोसेस है। जैसे जैसे इंसान अपनी सोच और रिएक्शन को समझता है, वैसे वैसे वो अपनी दोनों साइड को जगह देने लगता है। जब ये बैलेंस बनता है, तब इंसान न सिर्फ दूसरों के साथ बल्कि खुद के साथ भी बेहतर रिश्ता बना पाता है। यही इस चैप्टर का सबसे अहम संदेश है। आइए बात करते हैं चैप्टर 13 एडवांस विद अ सेंस ऑफ पर्पस की। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि जिंदगी में सिर्फ आगे बढ़ते रहना काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये जानना भी ज़रूरी होता है कि इंसान किस दिशा में और किस वजह से आगे बढ़ रहा है। बहुत से लोग रोज़ मेहनत करते हैं, बिजी रहते हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें एक खालीपन महसूस होता है। यही खालीपन इस चैप्टर का शुरुआती पॉइंट है। ये चैप्टर बताता है कि बिना पर्पस के आगे बढ़ना इंसान को धीरे धीरे भटका देता है। बाहर से ऐसा लग सकता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, काम हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं, लेकिन अंदर एक कन्फ्यूजन बनी रहती है। इंसान को खुद नहीं पता होता कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। यही हालत एमलेसनेस कहलाती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान कुछ कर ही नहीं रहा, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन बिना किसी साफ दिशा के। यहां यह समझाया गया है कि पर्पस कोई बड़ा फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। पर्पस का मतलब ये नहीं कि इंसान को अपनी पूरी जिंदगी का आंसर मिल जाए। पर्पस का मतलब बस इतना है कि इंसान को ये साफ हो कि अभी वो जो कदम उठा रहा है उसका कोई अर्थ है। जब इंसान को अपने काम का मतलब समझ में आने लगता है, तब वही काम उसे थकाता नहीं, बल्कि उसे आगे चलने की ताकत देता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि ज्यादातर लोग पर्पस को बाहर ढूंढते हैं। वे सोचते हैं कि कोई बड़ा गोल, कोई टाइटल, कोई पोजीशन या कोई अचीवमेंट उन्हें पर्पस दे देगी। लेकिन यह किताब बहुत शांति से यह बात रखती है कि असली पर्पस बाहर से नहीं आता, वो धीरे धीरे इंसान के अंदर से बनता है, उसके काम करने के तरीके से, उसकी सोच से और उसकी अवेयरनेस से। एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि पहले पर्पस मिलेगा फिर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये चैप्टर साफ करता है कि अक्सर इसका उल्टा होता है। पहले इंसान काम करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, गलतियां करता है, सीखता है, और उसी प्रोसेस में धीरे धीरे उसका पर्पस साफ होता जाता है। जो लोग पहले पूरी क्लैरिटी का इंतजार करते हैं, वे अक्सर कभी शुरू ही नहीं कर पाते।
यहाँ ये भी समझाया गया है कि बिना पर्पस के इंसान दूसरों के गोल्स का पीछा करने लगता है। समाज क्या कह रहा है, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्रेंड क्या है, इसी के हिसाब से फैसले होने लगते हैं। धीरे धीरे इंसान अपनी आवाज़ खो देता है और फिर उसे समझ नहीं आता कि वो जो हासिल कर चुका है उससे भी संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही। इस चैप्टर में इनर वॉइस की बात भी आती है। ये वॉइस कोई मैजिकल चीज़ नहीं है, बल्कि इंसान की अपनी ऑब्जर्वेशन और अनुभव से निकलती हुई समझ है। जब इंसान शोर से दूर होकर अपने काम और अपने रिएक्शंस को ध्यान से देखता है, तब उसे समझ आने लगता है कि उसे किस तरह का काम मीनिंगफुल लगता है और किस तरह का नहीं। ये किताब ये भी बताती है कि पर्पस रिजिड नहीं होना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक बार कोई दिशा चुन ली तो अब पूरी जिंदगी उसी में बंधे रहना पड़ेगा। लेकिन ये चैप्टर ये क्लियर करता है कि पर्पस इवॉल्व करता है। जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बदलती है, वैसे वैसे उसका पर्पस भी रिफाइन होता जाता है। इसमें बदलाव आना फेलियर नहीं, बल्कि ग्रोथ का साइन है। यहां यह भी समझाया गया है कि फॉल्स पर्पस के बारे में भी बताया गया है। फॉल्स पर्पस वो होता है जो बाहर से बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देता है। जैसे सिर्फ फेम के लिए काम करना, सिर्फ अप्रूवल के लिए जीना, या सिर्फ कंपटीशन में आगे निकलने के लिए मेहनत करना। ये सब शॉर्ट टर्म में एनर्जी देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंसान को ड्रेन कर देते हैं। ये चैप्टर रियल लाइफ में अप्लाई करना बहुत प्रैक्टिकल है। जब इंसान अपने डेली काम को पर्पस से जोड़ देता है, तब उसका फोकस बदल जाता है। वो हर काम को बोझ की तरह नहीं, बल्कि कंट्रीब्यूशन की तरह देखने लगता है, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो या लर्निंग हो। जब इंसान को यह महसूस होता है कि उसका काम किसी न किसी तरह मीनिंगफुल है, तब कंसिस्टेंसी अपने आप आने लगती है। यह भी समझाया गया है कि पर्पस इंसान को मुश्किल समय में संभालता है। जब रिजल्ट्स नहीं आते, जब रास्ता अनक्लियर लगता है, तब सिर्फ पर्पस ही होता है जो इंसान को रुकने नहीं देता। जिनके पास साफ पर्पस नहीं होता, वे थोड़ी सी डिफिकल्टी में ही डायरेक्शन बदल लेते हैं या हार मान लेते हैं। इस चैप्टर का एक सटल मैसेज ये भी है कि पर्पस दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं होता। वो दिखाने की चीज नहीं है। वो एक क्वाइट इनर अलाइनमेंट होता है, जहां इंसान का सोच, उसका काम और उसकी वैल्यूज एक ही दिशा में चलने लगती हैं। जब ये अलाइनमेंट बनता है, तब इंसान ज्यादा स्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करता है। अंत में ये चैप्टर बहुत शांति से ये बात कहता है कि पर्पस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा और क्लियर होना, हर दिन थोड़ा और अवेयर होना, यही असली एडवांसमेंट है। जब इंसान इस सोच के साथ आगे बढ़ता है, तब वो सिर्फ तेज नहीं चलता, बल्कि सही दिशा में चलता है। यही इस चैप्टर की असली सीख है। आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन समझ के साथ, अवेयरनेस के साथ और एक ऐसे पर्पस के साथ जो इंसान को अंदर से मीनिंगफुल लगे। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 14 रेजिस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ द ग्रुप की। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप का असर इंसान की सोच और फैसलों पर कैसे पड़ता है और कैसे बिना जाने इंसान भीड़ के साथ बहने लगता है। ये चैप्टर इस बात पर रोशनी डालता है कि ग्रुप के साथ रहने की चाह कब हेल्दी होती है और कब ये इंसान को नीचे की तरफ खींचने लगती है। ये चैप्टर असल में कन्फॉर्मिटी के बारे में है। इंसान एक सोशल प्राणी है और उसे हमेशा किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा बनने की ज़रूरत महसूस होती है। ये ज़रूरत बहुत पुरानी है और सर्वाइवल से जुड़ी रही है। पहले के समय में ग्रुप से अलग होना खतरे जैसा था। इसी वजह से आज भी इंसान के अंदर ये आदत बनी हुई है कि वो ग्रुप के साथ खुद को सेफ महसूस करता है। लेकिन यही आदत कई बार सोचने की ताकत को कम कर देती है। यहाँ समझाया गया है कि जब इंसान किसी ग्रुप में होता है तो उसकी इंडिविजुअल सोच धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। वो वही बोलने लगता है जो बाकी लोग बोल रहे होते हैं, वही मानने लगता है जो ज़्यादातर लोग मान रहे होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो खुद से सोचकर उस नतीजे पर पहुंचा है, बल्कि इसलिए क्योंकि अलग दिखने का डर उसे रोक देता है। ग्रुप से अलग होना कई लोगों को असहज करता है। चैप्टर ये भी बताता है कि ग्रुप का असर सिर्फ राय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इमोशंस तक फैल जाता है। किसी ग्रुप में गुस्सा, डर, जोश या नफरत फैलनी बहुत आसान होती है। एक इंसान का इमोशन धीरे धीरे पूरे ग्रुप का इमोशन बन जाता है। इस हालत में लोग ऐसे फैसले ले लेते हैं जो अकेले में शायद कभी ना लें। बाद में जब सब शांत होता है, तब समझ आता है कि क्या गलत हुआ। यहाँ एक अहम बात यह है कि ग्रुप में रहते हुए इंसान अपनी जिम्मेदारी भी हल्की महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि फैसला सबका था, इसलिए गलती किसी एक की नहीं है। यही सोच बड़े नुकसान का कारण बनती है। ग्रुप में इंसान खुद को कम जवाबदेह मानने लगता है और यही नीचे की तरफ खींचने वाला असर है। इस चैप्टर में यह भी साफ किया गया है कि हर ग्रुप गलत नहीं होता। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ग्रुप की सोच सीमित हो जाती है और सवाल पूछने वालों को पसंद नहीं किया जाता। जब ग्रुप में ये माहौल बन जाए कि जो अलग सोचे वो दुश्मन है, तब समझ लेना चाहिए कि ग्रुप अब इंसान को आगे नहीं बल्कि पीछे ले जा रहा है।
एक आम गलतफहमी ये होती है कि ज़्यादातर लोग अगर किसी बात को मान रहे हैं तो वो सही ही होगी, लेकिन इतिहास बार बार दिखाता है कि भीड़ कई बार बहुत गलत दिशा में चली जाती है। सिर्फ नंबर ज़्यादा होने से कोई आइडिया सही नहीं हो जाता। सही और गलत का फैसला सोच और समझ से होता है, न कि तालियों और शोर से। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि ग्रुप में रहने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी पहचान भूलने लगता है। वो खुद को एक रोल में फिट करने लगता है ताकि उसे एक्सेप्टेंस मिले। इस प्रोसेस में उसकी असली सोच, उसकी जिज्ञासा और उसकी समझ दब जाती है। लंबे समय में ये इंसान को अंदर से खाली और कंफ्यूज बना देता है। रियल लाइफ में ये सब बहुत सिंपल तरीकों से दिखता है, जैसे ऑफिस में कोई गलत तरीका चल रहा हो और सब उसे नॉर्मल मान रहे हो। कोई भी सवाल नहीं करता क्योंकि सबको लगता है कि अकेले बोलने से परेशानी बढ़ेगी, या फिर सोशल सर्कल में कोई नेगेटिव सोच हो और इंसान उसे सिर्फ इसलिए अपनाने लगे क्योंकि वो बाहर नहीं दिखना चाहता। चैप्टर ये नहीं कहता कि इंसान हमेशा ग्रुप से अलग रहे, बल्कि ये कहता है कि ग्रुप में रहते हुए भी अपनी सोच को जिंदा रखा जाए। सवाल पूछना, रुककर सोचना और ज़रूरत पड़े तो चुपचाप दूरी बनाना, ये सब सेल्फ अवेयरनेस का हिस्सा है। ग्रुप का हिस्सा होना गलत नहीं है, लेकिन ग्रुप के कंट्रोल में आ जाना नुकसानदायक है। ये भी बताया गया है कि शांत और सोचने वाला इंसान अक्सर ग्रुप में अजीब या बोरिंग माना जाता है, लेकिन यही इंसान लंबे समय में ज़्यादा सही फैसले ले पाता है। ग्रुप का शोर कम होते ही वही इंसान हालात को साफ देख पाता है। इसलिए इस चैप्टर में इमोशनल कंट्रोल और अंदरूनी मजबूती पर जोर दिया गया है। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ के साथ खत्म होता है कि इंसान को ग्रुप की ताकत और उसके खतरे दोनों को पहचानना चाहिए। ग्रुप इंसान को सहारा भी दे सकता है और बहा भी सकता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान कितनी सजगता से खुद को उसमें रखता है। जब इंसान अपनी सोच, अपने मूल्यों और अपनी समझ के साथ ग्रुप में रहता है, तब वो नीचे की तरफ खिंचने से बच सकता है और अपने लिए सही दिशा बनाए रख सकता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 15, मेक देम वांट टू फॉलो यू की। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि लोग किसी इंसान को अपने आप फॉलो क्यों करना चाहते हैं और असली असर और अथॉरिटी कैसे बनती है। यहाँ लीडरशिप को जोर जबरदस्ती या डर से नहीं, बल्कि बिहेवियर, सोच और अंदरूनी बैलेंस से समझाया गया है। ये चैप्टर असल में इंसानी नेचर की एक अहम सच्चाई पर टिका है। लोग हमेशा स्ट्रांग दिखने वाले या ज्यादा बोलने वाले इंसान को फॉलो नहीं करते। लोग उस इंसान की तरफ खींचते हैं जो अंदर से स्टेबल हो, जिसे खुद पर भरोसा हो और जो बिना ओवर एक्सप्लेन किए अपनी मौजूदगी से असर डाल सके। यहां बताया गया है कि फॉलो करवाने की कोशिश करना अक्सर उल्टा असर करता है। जब कोई इंसान जबरदस्ती खुद को लीडर की तरह पेश करता है तो लोग अंदर ही अंदर रेजिस्ट करने लगते हैं। इस चैप्टर का एक बड़ा आइडिया यह है कि अथॉरिटी बाहर से नहीं, वो अंदर से बनती है। जब कोई इंसान अपने फैसलों में क्लियर होता है, अपने काम में कंसिस्टेंट रहता है और हर वक्त अप्रूवल की ज़रूरत महसूस नहीं करता, तब लोग अपने आप उसकी बात सुनने लगते हैं। ये एक तरह की इनर स्टेबिलिटी है, जिसे यहाँ इनर अथॉरिटी कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को सब कुछ पता होना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो कन्फ्यूजन और डर से कंट्रोल नहीं होता। चैप्टर में ये भी समझाया गया है कि लोग नेचर से ही फिकल होते हैं, यानी उनका ध्यान जल्दी बदलता है। आज वे किसी को पसंद करते हैं, कल किसी और को। ऐसे में अगर कोई इंसान हर बार लोगों की पसंद के हिसाब से खुद को बदलता रहेगा तो उसकी खुद की पहचान कमज़ोर हो जाती है। लोग ऐसे इंसान को कुछ समय सुनते हैं, लेकिन लंबे समय तक फॉलो नहीं करते। इसके उलट जो इंसान अपने वैल्यूज़ पर टिका रहता है, भले ही वो सबको खुश ना करे, वही धीरे धीरे भरोसेमंद बनता है। यहाँ एक ज़रूरी बात यह भी कही गई है कि अथॉरिटी का मतलब कंट्रोल करना नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि लीडर वही होता है जो हर बात पर हुक्म दे, लेकिन ऐसा करने से लोग ऊपर ऊपर से मान लेते हैं और अंदर से दूरी बना लेते हैं। सच्ची अथॉरिटी तब बनती है जब लोग ये महसूस करें कि सामने वाला इंसान खुद भी वही करता है जो वो दूसरों से कहता है, यानी उसका काम, उसका बिहेवियर और उसके शब्द आपस में मेल खाते हों। इस चैप्टर में यह भी साफ किया गया है कि लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश अक्सर कमजोरी की निशानी बन जाती है। जब कोई इंसान बार बार खुद को साबित करने में लगा रहता है तो लोग उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते। इसके उलट जो इंसान शांत रहता है, ज़्यादा ड्रामा नहीं करता और हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, उसके आसपास एक अलग तरह की ग्रेविटी बन जाती है। लोग ऐसे इंसान की तरफ बिना किसी खास वजह के अट्रैक्ट होने लगते हैं। एक और अहम कॉन्सेप्ट ये है कि लोग हमेशा किसी ऐसे इंसान को फॉलो करना चाहते हैं जो उन्हें सुरक्षित और क्लियर फील कराए। इसका मतलब फिजिकल सेफ्टी नहीं, बल्कि मेंटल क्लैरिटी।
जब कोई इंसान मुश्किल समय में भी घबराता नहीं, जल्दी फैसले बदलता नहीं और अपनी बात शांति से रखता है, तो लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि ये इंसान हालात को संभाल सकता है। ये चैप्टर कुछ आम गलतफहमियों को भी तोड़ता है। एक बड़ी गलतफहमी ये है कि लीडर बनने के लिए करिश्मा जरूरी होता है। यहाँ बताया गया है कि करिश्मा अक्सर एक सतही चीज होती है। शुरुआत में ये लोगों को खींच लेती है, लेकिन समय के साथ अगर उसके पीछे सॉलिड सोच और स्टेबिलिटी ना हो तो असर खत्म हो जाता है। असली लीडरशिप दिखावे से नहीं, भरोसे से बनती है। एक और गलतफहमी ये है कि हर किसी को खुश रखना जरूरी है। ये चैप्टर बताता है कि जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है, वो किसी का भी सच्चा लीडर नहीं बन पाता। लोग ऐसे इंसान को सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इंसान खुद कंफ्यूज्ड है। जब इंसान अपनी लिमिट्स और प्रायोरिटीज क्लियर रखता है, तब लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, भले ही वे हर बात से सहमत ना हो। रियल लाइफ में इन बातों का मतलब बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे ऑफिस में जो इंसान हर मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलता है, वही सबसे ज्यादा असरदार हो, ये जरूरी नहीं। कई बार जो इंसान कम बोलता है लेकिन सही वक्त पर बोलता है, उसकी बात ज्यादा वजन रखती है। इसी तरह ग्रुप या टीम में जो इंसान हर इशू पर पैनिक नहीं करता, बल्कि चीजों को समझकर रिस्पॉन्ड करता है, लोग धीरे धीरे उसी की तरफ देखने लगते हैं। ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि लीडरशिप एक रोल नहीं, बल्कि एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब इंसान खुद को अंदर से ऑर्डर में रखता है, अपनी भावनाओं से पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है, तब वो दूसरों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। लोग उसे फॉलो इसलिए नहीं करते कि उन्हें कहा गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें उसमें स्थिरता और साफ दिशा दिखती है। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ देता है कि लोगों को फॉलो करवाना कोई ट्रिक या स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक साइड इफेक्ट है उस तरह की पर्सनैलिटी का जो अंदर से मजबूत होती है। जब इंसान खुद के साथ ईमानदार रहता है, अपने काम और सोच में कंसिस्टेंसी रखता है और हर वक्त बाहरी वैलिडेशन पर निर्भर नहीं होता, तब लोग अपने आप उसके साथ चलना चाहते हैं। यही इस चैप्टर का असली सार है कि असली असर बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है और धीरे धीरे दूसरों तक पहुंचता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 16 की, जिसका नाम है फ्रेंडली चेहरे के पीछे छुपी हुई दुश्मनी को पहचानना। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंसानी व्यवहार में एग्रेशन हमेशा खुले तौर पर दिखाई नहीं देता। कई बार ये बहुत शांति से, मुस्कान के पीछे, अच्छे शब्दों के पीछे और मदद के दिखावे के पीछे छुपा होता है। यही छुपी हुई हॉस्टिलिटी इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसे पहचानना आसान नहीं होता। ये चैप्टर इस आइडिया पर आधारित है कि इंसान के अंदर एग्रेशन एक नेचुरल फोर्स है। ये कोई बाहर से आई हुई बुरी चीज नहीं है, बल्कि इंसानी नेचर का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी एग्रेशन को खुलकर दिखाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग उसे सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से छुपा लेते हैं। जब सोसाइटी खुले गुस्से या हिंसा को अलाउ नहीं करती, तब एग्रेशन पैसिव रूप में बाहर आने लगता है। यहां समझाया गया है कि पैसिव एग्रेशन क्या होती है। इसका मतलब है गुस्सा या दुश्मनी को सीधे शब्दों या एक्शंस में नहीं दिखाना, बल्कि इनडायरेक्ट तरीकों से जाहिर करना, जैसे सार्कास्टिक बातें करना, किसी की सक्सेस को हल्के में लेना, जानबूझकर देर करना, जरूरी जानकारी छुपा लेना या सामने से बहुत फ्रेंडली दिखते हुए अंदर ही अंदर सैबोटाज करना। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि इंसान खुद को एग्रेसिव मानना पसंद नहीं करता। ज्यादातर लोग खुद को अच्छा, समझदार और मॉरल इंसान मानते हैं। इसलिए जब उनके अंदर जेलसी, रिजेंटमेंट या एंगर पैदा होता है, तो वे उसे एक्सेप्ट नहीं करते। वही इमोशंस दबकर पैसिव एग्रेशन का रूप ले लेते हैं। इंसान खुद से भी झूठ बोलने लगता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था या सिचुएशन की वजह से ऐसा हो गया। ये भी समझाया गया है कि हॉस्टिलिटी अक्सर जेलसी से जुड़ी होती है। जब कोई इंसान किसी और की ग्रोथ, अटेंशन या सक्सेस से इनसिक्योर महसूस करता है, तो वो ओपनली अटैक नहीं करता, बल्कि वो स्माइल के साथ क्रिटिसाइज करता है, एडवाइस के नाम पर डिस्करेजमेंट देता है या मदद के बहाने कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यही बिहेवियर सबसे कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं करते। ये चैप्टर ये भी क्लियर करता है कि ऐसे लोग अक्सर खुद को विक्टिम के रूप का पेश करते हैं। अगर उन्हें कन्फ्रंट किया जाए तो वे कहेंगे कि उनका इंटेंशन गलत नहीं था या सामने वाला ओवर रिएक्ट कर रहा है। इससे सामने वाला खुद ही डाउट में चला जाता है और अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करना बंद कर देता है। यही पैसिव एग्रेशन की सबसे डेंजरस बात है। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि फ्रेंडली बिहेवियर हमेशा जेन्युइन होता है, लेकिन ये चैप्टर सिखाता है कि इंसान के एक्शंस को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं देखना चाहिए। टोन, टाइमिंग और पैटर्न बहुत कुछ बताते हैं।
अगर कोई इंसान बार बार सटल तरीके से आपको नीचा दिखा रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को हिट कर रहा है या आपके काम में रुकावट डाल रहा है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं होता। यहाँ ये भी बताया गया है कि ऐसे बिहेवियर को पर्सनल मत लिया जाए। ज़्यादातर मामलों में ये सामने वाले की इंटरनल स्ट्रगल का रिजल्ट होता है। उनका ईगो, उनकी इनसिक्योरिटी और उनकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स इस तरह बाहर आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे इग्नोर कर दिया जाए। अवेयरनेस सबसे पहला डिफेंस है। इस चैप्टर में ये भी सिखाया गया है कि पैसिव एग्रेसिव लोगों से कैसे डील किया जाए। पहला स्टेप होता है इमोशनली रिएक्ट न करना। ऐसे लोग रिएक्शन चाहते हैं, कन्फ्यूजन चाहते हैं। अगर इंसान काम रहता है और चीज़ों को ऑब्जर्व करता है तो उनके पैटर्न्स जल्दी दिखने लगते हैं। दूसरा स्टेप होता है बाउंड्रीज सेट करना। ओवर शेयरिंग और ओवर ट्रस्टिंग ऐसे लोगों के साथ नुकसानदायक होता है। ये भी समझाया गया है कि कभी कभी हॉस्टिलिटी खुद हमारे अंदर भी होती है। हम भी अननोइंगली सार्कास्टिक बन जाते हैं या दूसरों की प्रोग्रेस से अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये चैप्टर इंसान को खुद की एग्रेशन को भी पहचानने का मौका देता है। जब इंसान अपने अंदर की हॉस्टिलिटी को एक्सेप्ट करता है, तब वो उसे हेल्दियर तरीके से चैनल कर सकता है। रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट वर्कप्लेस, फ्रेंडशिप्स और फैमिली रिलेशनशिप्स में बहुत यूजफुल है। ऑफिस में ऐसे कोलीग्स होते हैं जो सामने से सपोर्टिव लगते हैं लेकिन पीछे से पॉलिटिक्स करते हैं। फ्रेंडशिप्स में ऐसे लोग होते हैं जो आपकी खुशी में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। इस चैप्टर का गोल इंसान को पैरानॉइड बनाना नहीं है, बल्कि परसेप्टिव बनाना है। अंत में ये चैप्टर ये समझाता है कि इंसानी नेचर को समझने का मतलब दूसरों से नफरत करना नहीं है। इसका मतलब है इल्यूजन से बाहर आना। जब इंसान फ्रेंडली फसाड के पीछे की रियलिटी को देख पाता है, तब वो ज़्यादा बैलेंस्ड, अलर्ट और इमोशनली प्रोटेक्टेड बन जाता है। वो हर स्माइल को सच नहीं मानता और हर कॉन्फ्लिक्ट से डरता भी नहीं। इस चैप्टर की असली सीख यही है कि अवेयरनेस पावर है। जितना साफ इंसान लोगों के बिहेवियर को देख पाता है, उतना ही कम वो मैनिपुलेशन का शिकार होता है। शांत दिमाग, ऑब्जर्वेशन और इमोशनल कंट्रोल के साथ इंसान हॉस्टाइल दुनिया में भी सेफली मूव कर सकता है। यही इस चैप्टर का कोर मैसेज है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 17 सीज द हिस्टोरिकल मोमेंट की। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हर इंसान एक खास समय और माहौल में पैदा होता है और वही समय उसकी सोच, फैसलों और मौके को गहराई से प्रभावित करता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि अगर इंसान अपने दौर की सच्चाई को समझ ले तो वो सही समय पर सही कदम उठा सकता है, और अगर वो इस समझ से दूर रहता है तो वो अच्छे मौके भी खो सकता है। ये चैप्टर असल में जनरेशनल मायोपिया के बारे में है। इसका मतलब है कि लोग अक्सर अपने समय को लेकर या तो बहुत ज़्यादा अंधे हो जाते हैं या फिर पुराने समय की सोच में फंसे रहते हैं। हर दौर की अपनी अलग सोच, डर, उम्मीदें और मोमेंट होती हैं। जब कोई इंसान अपने समय को समझने की जगह सिर्फ अपनी पर्सनल पसंद या पुराने अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है, तो वो बड़े लेवल पर गलत साबित हो सकता है। ये चैप्टर समझाता है कि इतिहास केवल किताबों में पढ़ने की चीज़ नहीं है, बल्कि वो हर दिन हमारे आसपास बन रहा होता है। इस चैप्टर का एक मुख्य आइडिया ये है कि समय एक लहर की तरह होता है। कभी ये लहर ऊपर जाती है, कभी नीचे। कुछ लोग इस लहर को पहचान लेते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग या तो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं या उसके खिलाफ तैरने लगते हैं। जो लोग अपने दौर की हवा को समझते हैं, वे अपने फैसलों में ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। वे जानते हैं कि किस तरह की सोच इस समय काम करेगी और किस तरह की नहीं। यहाँ ये भी बताया गया है कि हर जनरेशन कुछ खास अनुभवों से गुजरती है, जो उसकी सोच को शेप करते हैं, जैसे युद्ध, आर्थिक संकट, टेक्नोलॉजी में बदलाव या सोशल मूवमेंट। ये चीज़ें लोगों के अंदर सिक्योरिटी, रिस्क, फ्रीडम और कंट्रोल को लेकर अलग अलग रवैया बनाती हैं। अगर कोई लीडर, बिजनेस या इंसान इन पैटर्न्स को समझे बिना फैसले लेता है, तो वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता। चैप्टर ये भी समझाता है कि बहुत बार लोग अपने समय को गलत तरीके से जज करते हैं। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि उनका दौर सबसे खराब है, जबकि कुछ ये सोचते हैं कि सब कुछ हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। दोनों ही सोच गलत हैं। समय लगातार बदलता रहता है। जो चीज़ आज नॉर्मल लगती है, वो कल पुरानी हो सकती है, और जो चीज़ आज कमज़ोर लगती है, वो भविष्य में ताकत बन सकती है। एक और अहम बात यह है कि पुराने समय की सोच को नए समय पर ज़बरदस्ती लागू करना अक्सर नुकसानदायक होता है। हर दौर की अपनी अलग ज़रूरतें और प्रॉब्लम्स होती हैं। जो लोग पुराने तरीकों से ही हर समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं, वे नए मौके देखने से चूक जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इतिहास से कुछ सीखना नहीं चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि इतिहास को समझकर उसे वर्तमान में सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए।
इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि कुछ लोग हर बदलाव से डरते हैं। उन्हें लगता है कि नया समय उनके कंट्रोल से बाहर है। इस डर की वजह से वे या तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाते हैं या फिर पूरी तरह से खुद को अलग कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से वे और भी ज्यादा पीछे रह जाते हैं। समय के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज को बिना सोचे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि बदलाव को समझकर, उसकी दिशा को पहचानकर, सोच समझकर कदम उठाए जाएं। यहाँ एक आम गलतफहमी पर भी बात की गई है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ युवा लोग ही अपने समय को समझ सकते हैं और बड़े लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन असल में उम्र से ज्यादा जरूरी है ओपन माइंड। जो इंसान सीखने के लिए तैयार रहता है, सवाल पूछता है और अपने आसपास हो रहे बदलावों को ध्यान से देखता है, वो किसी भी उम्र में अपने समय को समझ सकता है। रियल लाइफ में ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल तरीके से लागू होता है, जैसे करियर चुनते समय, बिजनेस शुरू करते समय या किसी आइडिया पर काम करते समय ये देखना जरूरी है कि मौजूदा माहौल क्या है। लोग किस चीज को लेकर ज्यादा अवेयर हैं, किस चीज से थक चुके हैं और किस चीज की जरूरत महसूस कर रहे हैं। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं, वे कम मेहनत में ज्यादा असर पैदा कर पाते हैं। ये चैप्टर ये भी बताता है कि हर दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भविष्य की हल्की सी झलक देख लेते हैं। वे पूरी तस्वीर नहीं देखते, लेकिन उन्हें ये महसूस हो जाता है कि हवा किस दिशा में जा रही है। ऐसे लोग अक्सर शुरुआत में अजीब या गलत लगते हैं, लेकिन समय के साथ वही लोग आगे निकल जाते हैं। ये समझ डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने पर्सनल ईगो से थोड़ा ऊपर उठकर बड़े पैटर्न्स को देखे। चैप्टर के अंत की ओर ये आइडिया आता है कि इंसान सिर्फ अपने समय का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि वो अपने समय को शेप भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए पहले अपने दौर की सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। जो लोग अपने समय से लड़ते रहते हैं, वे थक जाते हैं, और जो लोग अपने समय को समझकर उसमें अपनी जगह बनाते हैं, वे ज्यादा संतुलित और असरदार बनते हैं। अंत में ये चैप्टर एक शांत सोच के साथ ये बात साफ करता है कि इतिहास कोई दूर की चीज नहीं है, वो अभी और यहीं मौजूद है। हर दिन कुछ नया बन रहा है और कुछ पुराना खत्म हो रहा है। जो इंसान इस मूवमेंट को पहचान लेता है, वो जिंदगी के बड़े फैसलों में कम कंफ्यूजन और ज्यादा क्लैरिटी महसूस करता है। अपने समय को समझना किसी एक्सपर्ट बनने की बात नहीं है, बल्कि अवेयर रहने, सीखते रहने और बदलते माहौल को ईमानदारी से देखने की आदत है। यही आदत इंसान को सही समय पर सही कदम उठाने में मदद करती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 18 मेडिटेट ऑन आवर कॉमन मॉर्टेलिटी की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान मौत के सच से क्यों भागता है और ये भागना उसकी सोच, फैसलों और पूरी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। ये चैप्टर डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी को ज्यादा साफ नजर से देखने में मदद करता है। यहाँ ये बताया गया है कि मौत को समझना और उसे स्वीकार करना इंसान को कमजोर नहीं, बल्कि ज्यादा जागरूक और संतुलित बनाता है। इस चैप्टर का मुख्य विचार ये है कि इंसान अंदर ही अंदर अपनी मौत को नकारता रहता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनलिमिटेड समय हो। हम सोचते हैं कि कल करेंगे, बाद में बदलेंगे, आगे चलकर जीना शुरू करेंगे। लेकिन ये चैप्टर बहुत शांति से ये दिखाता है कि ये सोच हमें वर्तमान से काट देती है। जब इंसान ये मानकर चलता है कि वो हमेशा रहेगा, तब वो समय की कीमत नहीं समझ पाता। यहाँ ये भी समझाया गया है कि मौत से इनकार करने की वजह से इंसान कई तरह के भ्रम पाल लेता है। वो अपनी अहमियत को जरूरत से ज्यादा बड़ा समझने लगता है। उसे लगता है कि वही सबसे जरूरी है, उसकी परेशानियां सबसे बड़ी हैं और उसकी पहचान ही सब कुछ है। लेकिन जब इंसान अपनी नश्वरता को समझता है, तब ये भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा है जैसे बाकी लोग हैं। इस चैप्टर में ये बात साफ की गई है कि मौत को याद रखना मतलब उदास रहना नहीं है। इसका मतलब है जिंदगी को ज्यादा ईमानदारी से देखना। जब इंसान जानता है कि समय सीमित है, तब वो बेवजह की झगड़ों, फालतू की तुलना और छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है। उसे ये समझ आने लगता है कि किन चीज़ों का सच में मतलब है और किन चीज़ों को छोड़ देना ही बेहतर है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि मौत के बारे में सोचना इंसान को कमज़ोर बना देता है या डरपोक बना देता है, लेकिन इस चैप्टर में इसका उल्टा बताया गया है। जो इंसान अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वही इंसान ज़्यादा साहस के साथ फैसले ले पाता है। उसे लोगों की राय से उतना डर नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है कि आखिर में सब कुछ खत्म हो जाना है। ये समझ इंसान को ज़्यादा स्वतंत्र बनाती है।
ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि मौत के सच को ना मानने की वजह से इंसान बहुत सारी नकली चिंताओं में फंस जाता है। वो स्टेटस, नाम, तारीफ और पहचान के पीछे भागता रहता है। उसे लगता है कि यही चीजें उसे अमर बना देंगी, लेकिन ये सब अस्थायी है। जब इंसान ये मान लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब वो इन चीजों को हल्के में लेना सीखता है। यहाँ ये भी समझाया गया है कि मौत को याद रखना इंसान को वर्तमान में लाता है। जब इंसान ये सोचता है कि ये दिन, ये बातचीत, ये काम दोबारा भी मिल सकता है या नहीं, तब वो हर पल को ज्यादा ध्यान से जीने लगता है। वो अपने काम में ज्यादा ईमानदार होता है, रिश्तों में ज्यादा सच्चा होता है और अपने समय को ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल करता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि मौत का डर अक्सर इंसान को कंट्रोल करता है, बिना उसके जाने। वो डर के कारण रिस्क नहीं लेता, अपनी बात नहीं कहता और अपनी असली इच्छा को दबा देता है। लेकिन जब इंसान मौत को जीवन का हिस्सा मान लेता है, तब ये डर धीरे धीरे कम होने लगता है। वो ये समझने लगता है कि ना करने का पछतावा करने के डर से कहीं बड़ा होता है। ये विचार भी सामने आता है कि सभी इंसान एक ही सच साझा करते हैं। अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, सबको एक दिन जाना है। इस समझ से इंसान के अंदर विनम्रता आती है। वो दूसरों को ऊपर या नीचे देखकर जज करना कम कर देता है। उसे ये एहसास होता है कि हम सब एक ही स्थिति में हैं, बस समय अलग अलग है। रियल लाइफ में इस चैप्टर का मतलब बहुत साफ है। जब इंसान अपने फैसले ले रहा होता है, तो उसे ये पूछना चाहिए कि क्या ये चीज सच में मायने रखती है? क्या ये बात, ये गुस्सा, ये डर सालों बाद भी उतना ही जरूरी होगा? ज्यादातर बार जवाब नहीं होता। यही सोच इंसान को फालतू के बोझ से मुक्त करती है। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि मौत को स्वीकार करने से जिंदगी ज्यादा मीनिंगफुल बनती है। इंसान छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करने लगता है। वो ये समझने लगता है कि साधारण दिन भी कीमती हैं। उसे हर समय कुछ बड़ा या खास होने का इंतजार नहीं रहता। अंत में ये चैप्टर बहुत शांत तरीके से ये संदेश देता है कि मौत जीवन की दुश्मन नहीं है, वो जीवन को साफ देखने का एक जरिया है। जब इंसान अपनी नश्वरता को समझ लेता है, तब वो ज्यादा जागरूक, ज्यादा संतुलित और ज्यादा इंसानी बन जाता है। वो कम डरता है, कम उलझता है और ज्यादा साफ तरीके से जीना सीखता है। यही इस चैप्टर की असली सीख है।